नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर द्रव्य एवं उनकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे इसका परिचय क्या होता है। तो परिचय में आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी दो रूपों में पाई जाती हैं, या तो द्रव्य के रूप में होती हैं या तो ऊर्जा के रूप में होती हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य क्या होता है आपको बताया जाता है कि द्रव्य वह पदार्थ या यौगिक होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपको? एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, डस्टर हो गया, चाक हो गया, चाक हो गया, और जल हो गया आपका, जल हो गया, सोना हो गया, ये आदि, ये सभी किस में आते हैं? द्रव्य में आते हैं। अब इसमें क्या किया गया? भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया। तो उसमें बताया गया कि भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए, इसमें आपको भौतिक गुणों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? ठोस होता है। पहला क्या होता है? ठोस होता है। दूसरा क्या होता है? द्रव होता है। और तीसरा क्या होता है? गैस होता है। और 4 नंबर पे क्या होता है आपका? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और 5वें नंबर पे आपको मिलता है बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। इस तरह से आपको बताया जाता है कि द्रव्य को भौतिक गुणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या हो गया? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बनता है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है। तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है? तो ठोस में सबसे पहले आप बताएंगे, ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। इसमें आपका जैसे मान लीजिए आपका लोहा हो गया, लोहे को आप कहीं भी रख देंगे वह उसी आकार में बना रहेगा, माने उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में भी ऐसे ही होता है, लकड़ी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका हीरा है, हीरा भी क्या होता है? ठोस में आता है। तो कहा जाए कि जिसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, माने उसको कहीं भी ले जा करके हम रख देंगे तो उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे पदार्थों को या यौगिकों को हम ठोस कहेंगे। अब बात होती है द्रव की। द्रव क्या होता है? तो यह भी एक द्रव्य की अवस्था होती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि आयतन निश्चित होने का मतलब जैसे आपने 1 लीटर जल लिया और उसको जिस पात्र में आप रखेंगे उसी का शेप क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जिससे यह निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित हो गया, 1 लीटर आपने लिया, उसको अगर थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, और उसको जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब बात होती है एग्जाम्पल में क्या मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे आपका जल हो गया, आयल हो गया, आयल हो गया, दूध हो गया, तथा सभी तरल पदार्थ हो गए, सभी तरल पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, माने जितने भी तरल पदार्थ होते हैं सभी किस में आते हैं? द्रव में आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सबसे पहले यहाँ पे जल, आयल, दूध, ये तो कॉमन चीजें हैं, कॉमन एग्जाम्पल है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो आपका आंसर होगा पारा, जिसका सिंबल होता है Hg, माने मरकरी जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा अगर अधातु में पूछेगा कि कौन सा अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात हम करते हैं गैस की। गैस क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। कहने का मतलब वायु हो गया, इसको चाहे जिस बर्तन में रख दिया जाए वो हमेशा क्या होता है? कम होता रहता है और फैलता रहता है, जिससे ना तो उसका आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित। जैसे बैलून में अगर आपने वायु को भर दिया, इसके बाद आप देखेंगे कि वो धीरे 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 उसका आकार क्या होगा? कम होता जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ना तो उसका आयतन निश्चित है ना ही आकार निश्चित है। जैसे मान लीजिए परफ्यूम की शीशी को किसी कमरे के कोने में रख दिया जाए तो वह पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से निकलता है, माने उसका आयतन क्या होता है? कम होता है, और उसका आकार भी निश्चित नहीं है, क्योंकि वो पूरे कमरे में फैलने का मतलब उसका आकार भी निश्चित नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम गैस द्रव्य की वह अवस्था को कहेंगे जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या मिलेगा? वायु मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन हो गया आपका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आदि। ये सभी जितने होते हैं सभी किस में होते हैं? गैस में होते हैं, गैस की अवस्था होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा से केवल आपसे, क्योंकि ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, इसका एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मा में क्या मिलेगा आपका? जैसे घी हो गया। घी क्या होता है? ठोस और द्रव दोनों के बीच की अवस्था होती है। कहने का मतलब प्लाज्मा में क्या होता है? उदासीन की अवस्था बनती है। केवल आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा होगा। जब यही क्या होता है कि जब किसी ठोस को द्रव में मिला दिया जाए और वह क्या हो जाए? अपने आयनों में टूट जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने इसका वेरिफिकेशन किया और उन्होंने बताया कि जब पदार्थों का आयनीकरण हो जाता है तो द्रव्य की वह अवस्था क्या कहलाती है? पांचवी अवस्था कहलाती है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का सलूशन है तो वह आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में आएगा। तो ये आपका होता है 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तो भौतिक गुणों के आधार पर आपको बताया गया कि द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे परमाणुओं का अणुगत सिद्धांत के बारे में, माने ठोस, द्रव, गैस के अणुगत सिद्धांत, माने उनके अणुओं का क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानना है। तो आपको आपका हेडिंग क्या होगा? द्रव्य का अणुगत सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अणुगत सिद्धांत में क्या देखना है आपको? सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़िए। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ये 3 के बारे में जानना है आपको। ये आपका ठोस का बॉक्स हो गया, ये द्रव का हो गया और ये गैस का हो गया। तो ठोस के अणु क्या होते हैं? टाइटली बाउंडेड होते हैं। इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनके अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान जो होता है वह बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके कई गुण व्यक्त होते हैं। सबसे पहला, इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है और इन अणुओं के बीच में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। दूसरा क्या है? द्रव। द्रव की अगर बात करें तो द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है और ये क्या होते हैं? इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह ठोस से अधिक होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम होती है। इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल का मान जो होता है वह ठोस की तुलना में कम होता है। फिर बात करते हैं गैस। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनके अणुओं के मध्य में अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है। अंतराणु का स्थान क्या होता है? सबसे कम होता है। अब बात करते हैं आकर्षण की बात। जब अणु क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो आकर्षण शक्ति भी इसमें सबसे
कम होगी, गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा, जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। अब बात करते हैं क्यों ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आकर्षण शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम की बात करें तो सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, गैस हो गया। इसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ये क्या है, ये आकर्षण शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, शक्ति का बढ़ता क्रम। यहाँ पे देखिए अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा, अब ये देखिए ये स्थितिज ऊर्जा का भी बढ़ता हुआ क्रम होगा। सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, ठोस में। इसके बाद क्या होती है, द्रव में। सबसे कम किस में होती है, गैस में। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक गैस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। तो ये आपका यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है ठोस द्रव गैस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर। अब हम बात करते हैं द्रव्य का। ये तो भौतिक गुणों के आधार पे था। अब इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है, माने द्रव्य का भौतिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे। द्रव्य का अणुगत सिद्धांत आपको पता हो गया। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। द्रव्य का भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप जानिए कि जब किसी भी द्रव्य माने पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। जब उनकी अणुओं के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो ऐसे क्या क्या कंडीशन बनता है। जैसे पहला बन सकता है गलन। पहला क्या होता है, गलन, मेल्टिंग जिसको कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक होता है। गलन एक क्रिया होती है जब कोई ठोस पूरी तरह से द्रव में बदल जाए। जब कोई ठोस पदार्थ पूरी तरह से द्रव में बदल जाए तो उस निश्चित ताप को हम उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है उसको हम गलन कहते हैं। माने जैसे मान लीजिए मोम है, मोम का ताप मैंने बढ़ाया तो ये पिघल गया। जब ये पिघला हुआ पार्ट होगा तो यह इसका क्या कहलाएगा, गलन की क्रिया कहलाएगी। और हम देखते रहेंगे जिस समय मोम का पूरा पार्ट पिघल जाएगा उसी तापमान को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और वही टेम्परेचर जो होता है उसका गलनांक कहलाता है। दूसरा क्या होता है, हिमांक। अगर हिमांक की बात करें तो हिमांक क्या होता है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, कुछ करना नहीं, केवल आपको समझना है कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। और यह क्रिया जो होती है वह हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक पूछेगा, तो यहाँ पे जब जल की बात करेगा तो आपको समझ लेना होगा कि शुद्ध जल की बात कर रहा है। शुद्ध जल का हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्या होता है, तो तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा क्वथनांक। क्या मिलेगा, क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, यह क्रिया उसकी क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे जल की बात करें तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, यही क्वेश्चन बनता भी है, जल का क्वथनांक कितना होता है। जब जल की बात करेगा तो आपको समझ जाना होगा कि शुद्ध जल की बात कर रहा है। क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए इस जल में कुछ अशुद्धि के रूप में, जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया, इस तरह से कोई पदार्थ मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है वह आपका 110 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। ऐसे कंडीशन में अब देखिए जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ता है, इसके बाद नहीं बढ़ता है।
क्यों? क्योंकि वह उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद वह उबलना स्टार्ट कर देगा। जब उबलना स्टार्ट कर देगा तो उसका तापमान कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात हम करते हैं, एक और होता है वाष्पन। वाष्पन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वाष्पन का तापमान कितना होता है? तो जो वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन क्या होता है पहले समझिए। वाष्पन में बताया जाता है कि किसी भी ताप पर द्रव का गैस में परिवर्तित होना, किसी भी ताप पर द्रव का क्या होना, गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। और यह क्रिया जो होती है वह वाष्पीकरण होती है। इसके लिए तापमान निश्चित नहीं होता है, वह किसी भी ताप पर, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में आपने जल रखा और जैसे ही तापमान इसका बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने देखा क्या कि यह वाष्पन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि एरिया पर, जिस पात्र की एरिया अधिक होती है उसमें वाष्पन की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। जिस पात्र में क्या होता है, एरिया कम होता है, उसका वाष्पन की क्रिया कम होती है। अब ये बात आती है कि जैसे मान लीजिए एक तालाब में जितना पानी है उतना किसी कुएं में पानी है, लेकिन आप देखते होंगे कि तालाब जल्दी सूख जाता है इन कंपेयर टू कुएं की तुलना में तालाब जल्दी सूख जाता है। इसका कारण यही होता है कि कुएं का एरिया कम है और इसका एरिया तालाब का ज़्यादा है। तो यह किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। ये तो हो गया वाष्पन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है लगभग ये, जैसे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की बात करें जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिस ताप पर, माने किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर, सीधे सीधे समझिए, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, यह क्रिया उसका क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातज कहलाती है। और यह तापमान, जिस तापमान पे यह होता है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका कपूर है, नौसादर हो गया, नौसादर आपका, इसके बाद नौसादर आयोडीन, ये नेफ्थलीन, ये बहुत बार एग्जाम में आता है नेफ्थलीन। तो जैसे नेफ्थलीन का दिया एग्जाम्पल। अब ये कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये चार ऐसे एग्जाम्पल है, इसी चारों में से कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछता है। तो नौसादर, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये चार ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नौसादर में क्या है, नौसादर का जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं वह क्या होता है, सीधे द्रव में न बदले करके सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर है तो कपूर आप जला के देख सकते हैं, वहां पे द्रव में बिना बदले सीधे गैस में बदल जाता है। आयोडीन है, यह भी सीधे गैस में बदलता है। नेफ्थलीन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है, खास करके पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये नेफ्थलीन का एग्जाम्पल पूछता है। निम्न में से ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो नेफ्थलीन का आंसर करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें आपका तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन, ये जितनी भी प्रक्रिया हमने बताया आपको, गलन है, हिमांक है, क्वथन है, वाष्पन है, ऊर्ध्वपातन है, ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए, मान ताप बढ़ाने पर परिवर्तन हो, और वह अगर छोड़ दिया जाए जैसे ही वह अपने पूर्व अवस्था में प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर, आपका हेडिंग होगा रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। इसको चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे ये द्रव्य हो गया, रासायनिक गुणों के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया शुद्ध पदार्थ, एक को क्या कहा गया, शुद्ध पदार्थ, और एक को कहा गया अशुद्ध पदार्थ। एक आपका शुद्ध पदार्थ हो गया और एक क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थों को क्या किया गया, दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, दो। एक को कहा गया तत्व और दूसरे को कहा गया यौगिक।
एक को कहा गया तत्व और दूसरे को क्या कहा गया, यौगिक। और अशुद्ध को क्या किया गया, मिश्रण में बांट दिया गया। मिश्रण जो होता है वो इम्प्योर होता है। अब बात करते हैं तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया, 3। एक धातु होता है, धात्विक तत्व जिसको कहते हैं, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। ध्यान दीजिए, एक धातु होता है, अधातु और उपधातु। अब बात करते हैं इसका मिश्रण में क्या होता है, 2 भाग होता है। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। एक समांगी मिश्रण होता है और एक क्या होता है, विषमांगी होता है। अब ये 2 मिश्रण हो गए। अब एक एक के बारे में आप समझिए। सबसे पहले आप जानिए, जैसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया, उसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। केवल शुद्ध और अशुद्ध का करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया, माने तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु का गुण पाया जाता है। धातु का गुण का मतलब क्या होता है, धातुओं में जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक हो, उसमें तन्यता का गुण पाया जाए, ये सब क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका सोना है, चांदी है, ठीक है, और आपका एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। अधातु क्या होता है, अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता। कहने का मतलब ये क्षणभंगुर होते हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये पीटने पर टूट जाते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, केवल एक को छोड़कर, जिसमें एक ही ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अधातुओं में जितनी गैसें होती हैं सभी अधातुओं की श्रेणी में आती हैं। और आपका जो फर्स्ट ए में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आपका कैल्शियम हो गया, ये सब जितने हैं सभी किस में आते हैं, अधातु में आते हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न कंफ्यूज करता है, हाइड्रोजन क्या है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम धातु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन ये क्या होता है, एक अधातु होता है। अब बता रहे हैं कि कैसे ये धातु होता है, कैसे अधातु होता है। ये धात्विक गुण कभी नहीं रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस होती है, सबसे पहले जान लीजिए। यहाँ पे देखो, जब ये आपका जैसे यहाँ पर एन आपका है सोडियम है, मान लीजिए सोडियम है। अब सोडियम क्या होता है, एक धातु होता है, सोडियम पर आयन बनता है, ये पॉजिटिव, ये कहने का मतलब क्षारीय धातु में आता है। किसमें आता है, क्षारीय मृदा धातु में आता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अधातु क्यों कहा गया, जब ये किसी धातु के साथ संयुक्त होता है तो इसमें अधात्विक गुण होता है। जैसे LiH है, LiH लिथियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं। जब ये टूटता है तो यहाँ पर Li प्लस हो गया, Li क्या हो गया, प्लस हो गया लिथियम, और H पर क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ये धातु के साथ जुड़ा तो क्या बनाया, नेगेटिव आयन बनाया। और यही क्या होता है, जैसे HCl है, HCl, अब ये देखिए अधातु है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, अधातु है। जब इसके साथ ये टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस बनाएगा। आपने देखा कि जब ये अधातुओं से क्रिया करता है तो प्लस आयन बनाता है, और जब धातुओं से क्रिया करता है तो माइनस आयन बनाता है। जब माइनस बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड होगा, और जब ये क्या होगा, जैसे क्लोरीन के साथ किया तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रो बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक हो गया और यहाँ हाइड्राइड हो गया। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या होता है, एक अधात्विक तत्व होता है, माने उसमें अधात्विक गुण होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उपधातु की। उपधातु क्या होता है, वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण हों पहले, लेकिन वो क्या होता है, अधातु होता है। जैसे ही उसका तापमान बढ़ाया जाता है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट करने लगते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, धात्विक गुण आ जाता है। जैसे आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और आपका
सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब किस में आते हैं? उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। ये अलग से टॉपिक है, इसको हम बताएंगे कि धातु, अधातु, उपधातु, क्योंकि इसके पूरे पार्ट को बताया जाएगा। इसके अयस्क क्या होते हैं, धातु के अयस्क क्या होते हैं, अधातु के अयस्क क्या होते हैं और उपधातु के अयस्क क्या बनते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिकों की। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व आपस में किसी एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। तो यह आपका जल क्या होता है? यौगिक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, आप इसको H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, इसको आप जल कहेंगे। क्या आप H3O को भी जल कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको आप मिश्रण कह सकते हैं लेकिन यौगिक नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व आपस में किसी एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, अब हम पूछते हैं निम्न में से यौगिक है। ऑप्शन दे दिया मैंने, साबुन दे दिया, साबुन दे दिया, इसके बाद साबुन हो गया, शहद हो गया, शहद, नौसादर हो गया, नौसादर, और आपका एक दे दिया मैंने नौसादर, शहद, नौसादर, साबुन, और एक मान लीजिए वायु ले लीजिए आप। अब इसमें अगर हम पूछें निम्न में से, जैसे आपका एक कूट वाला क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 इस तरह से दिया है। अब इसमें पूछा है कि निम्न में से यौगिक है, तो उसमें ऑप्शन देगा, ए वाले में दे दिया जैसे 1 और 2, ठीक, 2, बी वाले में दे दिया आपका 1 और 3, और सी वाले में आपका दे दिया, सी वाले में आपका दे दिया 3 और 4, और डी आपका ऑप्शन बन गया, मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, डी वाला आपका बन गया 1 और 2 3, तीनों 1 2 और 3 इस तरह से। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप जानते हैं साबुन का एक सूत्र होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? जैसे यहाँ पे साबुन का सूत्र याद रखिएगा, C17 होता है, H35 होता है, COO। यहाँ पे Na है तो ये आपका कपड़ा धोने वाला साबुन बनता है। अगर यही पोटेशियम हम कर देंगे तो ये स्नान करने वाला साबुन बन जाएगा, लेकिन इसका जनरल फार्मूला आपका यही होता है। तो इसका क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और सोडियम का क्या होता है? ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है, इसलिए क्या होगा? यौगिक होगा। अब हम बात करते हैं नौसादर का। तो नौसादर क्या है? सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए आपका ये और ये माने 1 और 3 क्या है? आपका यौगिक है। बाकी शहद, शहद में न जाने कितना शुगर की कितनी मात्रा होती है और किस किस फूल की क्या क्या मात्रा होती है, इसका निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा? मिश्रण होगा। और वायु की बात करें तो वायु भी क्या होगा? मिश्रण होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, मतलब यहाँ पे वायु में निर्धारित नहीं है मात्रा, इसलिए अभी क्या होगा? एक मिश्रण ही होगा। तो आपका पता चला कि साबुन और जिसका एटॉमिक फार्मूला बनता है वह आपका यौगिक बनेगा, और जिसका नहीं बनता है वह आपका क्या होगा? मिश्रण होगा। जैसे दूध की बात करें तो दूध भी क्या होता है? मिश्रण होता है। वो अलग की बात है, जब लैक्टिक एसिड की बात करेगा तो वह आपका कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मिश्रण होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे, ये यौगिक हो गया। इसके बाद क्या है? मिश्रण की बात करें, मिश्रण में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को या 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, किसी भी अनुपात में क्या किया जाए? मिलाया जाए, तो ऐसे बने पदार्थों को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे आपका क्या है? वायु है, वायु मिश्रण होता है, दूध मिश्रण होता है, शहद आपका मिश्रण ही है, शहद हो गया। और इसके बाद जैसे आपका यहाँ तक तो मान लीजिए कॉमन एग्जाम्पल मिल गए। अब इसके बाद मिश्रण क्या हो गया? जैसे आपका पीतल हो गया, पीतल भी क्या होता है? मिश्रण होता है। पीतल क्या होता है? मिश्रण होता है। आपका जस्ता भी क्या होता है? जस्ता की बात करें जिसमें आपका क्या होता है? वो ब्रास, ब्रास जो होता है यह भी क्या होता है? मिश्रण होता है।
तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? मिश्रण जिसमें क्या होता है? निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे पीतल में क्या है? कापर और जिंक। कापर 70% होता है और जिंक कितना होता है? 30% होता है। लेकिन हम इसकी मात्रा ये निश्चित नहीं होती है, कभी कभी ये 50% हो सकता है, ये आपका 50% हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निश्चित नहीं करेंगे, इसलिए पीतल भी हमारा क्या होगा? मिश्रण में आएगा, मिश्र धातु में आएगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। अब बात करते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। समांगी में क्या होता है? जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों को आपस में मिलाया जाए, वो मिल करके कोई एक संगठन बना लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका जल और नमक का मिश्रण है, जल और नमक का मिश्रण। अब जल में क्या है? नमक पूरी तरह से घुलनशील है, तो इससे जो नमक और जल से सॉल्यूशन प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा, यह आपका क्या होगा? समांगी मिश्रण में आएगा। और दूसरा क्या है? विषमांगी में क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिलाया जाए, पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, लेकिन वो उनका संगठन एक जैसा न हो, उसे हम विषमांगी कहते हैं। जैसे रेत और जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण की बात करें तो रेत और जल को आपस में मिलाएंगे तो ये कभी भी समान प्रकार के संगठन का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि रेत पूरी तरह से जल में डिजॉल्व नहीं है, इसलिए आपका ये क्या होगा? विषमांगी मिश्रण में आएगा। तो ये आपका द्रव्य एवं उनकी अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ये बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे देखिए पहला है, निम्न में से द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया? पहला दे दिया दूध, दूध दे दिया। दूसरा आपका दे दिया कोयला, दे दिया कोयला दे दिया। तीसरा मोम दे दिया और चौथे नंबर पे प्रकाश दे दिया। इस तरह से चार ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि निम्न में से द्रव्य नहीं है। तो मैंने कहा है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं केवल दो रूपों में पाई जाती है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। तो दूध क्या होता है? द्रव्य है, क्योंकि यह द्रव्य इसलिए है क्योंकि यह द्रव की अवस्था होती है, यह स्थान भी घेरता है और इसमें भार भी होता है। दूसरा कोयला की बात करें, कोयला भी ठोस में आता है, यह द्रव्य है। मोम भी क्या होता है? ठोस में आता है, यह भी एक द्रव्य है। अब बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, न कि ये द्रव्य होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश। निम्न में से द्रव्य नहीं है, जब नहीं है तो प्रकाश, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन आपको देखना है, नहीं है तो कौन सा होगा उसको छोड़ करके जो नहीं है ये। ठीक, क्लियर हो गया? तो कल इस सीरीज की माने इस टॉपिक के कम से कम आपको 30+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड पर होगा। थैंक यू।